चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। तीनों क्वेश्चन करने के लिए आपको बड़ी टेक्निक यूज करनी पड़ती है, अपने इंटेलेक्ट का जहानत का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मिसिंग फिगर्स हैं वो फाइंड आउट करनी पड़ती है। इसलिए सोचना पड़ता है भाई किस तरह जो रिलेशनशिप आपको गिवन है उनको यूज करते हुए अवेलेबल डेटा की बेस पर किस तरह कैलकुलेशन करनी है। वैसे अगर 19 करने का जो तरीका मैं बताऊंगा, मैंने 18 भी इस तरह किया है, 20 भी इस तरह ही हो जाए, लेकिन आपने मेथड समझ लें किस तरह इस किस्म के क्वेश्चन किए जाते हैं। वैसे मैं 19 में पहले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद करना शुरू करते हैं। सब लोग बुक पे देखें, पेज नंबर 227 है, क्वेश्चन नंबर 19। बड़े ध्यान से समझना है, जो बच्चा ध्यान रखेगा उसी को समझ आनी है। On February 26, देख रहे हैं? On February 26, 2000, a fire breaks out at Al Mudeer Manufacturing Company. 26 फरवरी को अल मुदीर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आग लग गई। कॉन्सिक्वेंटली उसके नतीजे में क्या हुआ? आग लगने के नतीजे में क्या हुआ? Its factory building and store room are completely burned. Store room जहाँ पर फिनिश गुड्स पड़ी होती हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल पड़ा होता है, वो जल गया सारा। फैक्ट्री जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही होती है वो भी जल गई है सारी। लेकिन आप किसी फैक्ट्री, किसी बिजनेस के बारे में कंसीडर करें ना माइंड में, तो उसका एक फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर मशीनें चल रही है, काम हो रहा है। एक उसका स्टोर रूम है जहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट्स पड़ी होती है या रॉ मटेरियल पड़ा होता है, और एक उसका ऑफिस है जहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, अकाउंटिंग हो रही होती है, दफ्तरी अमला काम कर रहा होता है। आग लगने की वजह से फैक्ट्री जली है जहाँ पर वर्किंग हो रही थी, जहाँ पर मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। और दूसरा स्टोर रूम जला है जहाँ पर फिनिश गुड्स पड़ी होती हैं और रॉ मटेरियल पड़ा होता है। अगर मैं आपको इन एडवांस बता दूं ना, तो 3 चीजें कंपनी की बर्न जल चुकी है। उसका वर्किंग प्रोसेस जो काम हो रहा था फैक्ट्री में वो जल चुका है सारा। स्टोर रूम में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, फिनिश गुड्स पड़ी हुई थी, दोनों जल चुकी है। 3 चीजें कंपनी की कंप्लीटली बर्न। कितनी फिनिश गुड्स थी वो भी जल चुकी हैं, कितना रॉ मटेरियल था वो भी जल चुका है, कितना वर्क इन प्रोसेस है वो भी जल चुका है। और 26 फरवरी में ये काम हुआ ना, 26 फरवरी का कुछ नहीं पता हमें कि मटेरियल कितना पड़ा हुआ था, फिनिश गुड्स कितनी पड़ी हुई थी, वर्क इन प्रोसेस कितनी। ये जब आग लगी सब कुछ जल गया, हमारे पास तीनों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 3 चीजें कौन सी? वर्क इन प्रोसेस 26 फरवरी को कितना था वो तो जल गए। 26 फरवरी को फिनिश गुड्स कितनी थी? 26 फरवरी को रॉ मटेरियल कितना था? यही देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। एंड पे देख, सबसे एंड पे देखेंगे आप, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स लॉस्ट बाय फायर, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी लॉस्ट बाय फायर एंड रॉ मटेरियल इन्वेंटरी लॉस्ट बाय फायर। कहते हैं 3 चीजें जल चुकी है ना, बताइए कितने की थी? अब जो जल चुका है वो राख बन चुका है ना, उसकी वैल्यू के साथ डिटरमिन करें अकाउंटिंग की मदद से। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हुए ये जो तीनों चीजें जली हैं 26 फरवरी की, इनकी वैल्यू डिटरमिन करनी है। शुरू से दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। On February 26, a fire breaks out at Al Mudeer Manufacturing Company. Consequently, its factory building and store room are completely burned. उसका नतीजा ये निकला है कि उसकी फैक्ट्री और स्टोर रूम का कंप्लीटली क्या हो चुका है? बर्न जा चुका है। Inventory of the company are insured. Inventory of the company इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी आर इंश्योर्ड। इतना मैं फोकस कर रहा हूँ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है, आप मोबाइल में लगे क्या फायदा वो मेरे बार बार कंपनी की इन्वेंट्रीज इंश्योर्ड थी। अक्सर आप सुनते ना कि फैक्ट्रियों में आग लग गई, कराची की फैक्ट्री में आग लगेगी,
99% ये फैक्ट्रियाँ इंश्योर्ड होती है और 80% से ज़्यादा वाक़यात ये कंपनी खुद करवाती है। जब लॉस में जारी होती है ना, रिकवरी लेनी होती है इंश्योरेंस कंपनी से, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ कि आग लगवा दी, शॉर्ट सर्किट का बहाना कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी मिल जाएगी। तो आग कंपनी में लगी, आग लगने के बाद पता चला कि तो हमने मतलब कंपनी को पता था हमने इंश्योर करवाई हुई है। अब जब इंश्योरेंस कंपनी आती है ना आपको आपका नुकसान पूरा करके देने के लिए, तो वो पूछती है बताएं कितना नुकसान हुआ आपका, तो यू हैव टू गिव द एविडेंस। अब आग लग चुकी है, आपका चुका कैसे बताएंगे आप? तो फिर अकाउंट्स के जरिए हमने एस्टीमेट देते हैं, देखिए कि हमारे अकाउंट्स के मुताबिक इतना मटीरियल जला है हमारा, इतनी फिनिश गुड्स जली हैं, इतना वर्क इन प्रोसेस डल चुका है। बेटा आपकी इन्वेंट्रीज इंश्योर्ड थी, अगर इंश्योर्ड है तो नुकसान होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को आपने बताना है हमें इतना पैसा इतना नुकसान हमारा हुआ है, उसके लिए आपने एस्टिमेशन देनी है हमें कि मेरा मटीरियल इतना था। देखिए इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू नो द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। इंश्योरेंस कंपनी जानना चाहती है कि अंदाजन आपका नुकसान कितना हुआ है। लॉस बाय फायर, आग लगने की वजह से आपका नुकसान कितना हुआ है, ताकि हम आपको उसके मुताबिक रिकवरी दे दें। ये तो नहीं होगा कि अंदाजे के मुताबिक रिकवरी मिल जाएगी आपकी। अगर अंदाजा लगाएंगे तो ज़्यादा आपका भी गलत हो सकता है, कंपनी का भी गलत हो सकता है। हो सकता है आपके नहीं हमारा 10 लाख का नुकसान हुआ है, कंपनी अंदाजा लगाएगी नहीं जी आपको तो 3 लाख का नुकसान हुआ है। तो इसलिए फिर अकाउंट्स के जरिए कैलकुलेट करके बताना है कि इतना स्टॉक हमारा ज़ाया हुआ है। कौन सा स्टॉक ज़ाया हुआ है फिर आपका? प्रोसेस चल चुका है। अब डेटा तो जीवन था ना, देखिए क्योंकि आपका दफ्तर बच चुका है ना, दफ्तर में जहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही थी वो उसको कुछ नहीं हुआ। दफ्तर से हमें क्या रिकॉर्ड मिला? दफ्तर से हमें पता चला, अकाउंटिंग से पता चला, अकाउंट से पता चला कि प्राइम कॉस्ट हमारी कितनी थी? 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये प्राइम कॉस्ट थी। ग्रॉस प्रॉफिट हमारी कितनी थी? तो ध्यान रखिए एक लाइन बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारी थी 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कितनी थी हमारी? कन्वर्जन कॉस्ट। ये अकाउंट से पता चला कि ये हमारे एस्टिमेट्स हैं। ये आमतौर पर देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें प्रॉफिट की परसेंटेज, एक्सपेंसेस की रेशो वो तकरीबन सेम रहती है हर साल। कंपनी अपने वो वाले एस्टिमेट्स यूज करके ना प्रीवियस ईयर के एस्टिमेट करेगी कि उसका नुकसान कितना हुआ है। इन्हीं एस्टिमेट्स का देखिए हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा फिर आपको रिकॉर्ड से क्या पता चला कि मटीरियल आपने कितना खरीदा था अब तक? 1,87,000 का मटीरियल आप अब तक खरीद चुके थे। रिकॉर्ड से पता चला कि ब्लैक लेबर कितनी थी? 1,32,000। रिकॉर्ड से पता चला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी थी? 60,000। इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग 1 जनवरी को इन्वेंट्रीज कितनी थी? ओपनिंग का रिकॉर्ड, मतलब ओपनिंग तो नहीं डाल सकता, 26 फरवरी का मतलब है जो 26 फरवरी को स्टॉक था वही जला ना बस। तो ओपनिंग का रिकॉर्ड तो आपको अकाउंट से पता चलता है। तो आपके अकाउंट से पता चला कि मटीरियल ओपनिंग था 35,000 का, वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग थी 20,000 की और फिनिश गुड ओपनिंग कितनी थी? 40,000। और सेल्स आपकी जो अब तक हो चुकी थी 26 फरवरी तक वो 8,50,000। तो देखिए आपके पास ओपनिंग 3 तरह का स्टॉक है। आपके पास परचेज ऑफ मटीरियल है, आपके पास लेबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है और कुछ आपके पास परसेंटेजेस गिवन है। इनका इस्तेमाल करते हुए हमें क्या फाइंड आउट करना है? 26 फरवरी की। अच्छा अब इस क्वेश्चन में हमने क्या कर लेना जी, क्या अज्यूम कर लेना है? 1 जनवरी हमारा ओपनिंग है और 26 फरवरी जब आग लगी तब सारा बिजनेस रुक गया ना। 26 फरवरी आपका एंडिंग है और 1 जनवरी आपका ओपनिंग है। 26 फरवरी को जब आग लगी तो आपका सारा काम रुक गया और 26 फरवरी का स्टॉक निकालने पे लग गया ताकि इंश्योरेंस कंपनी से क्या ली जा सके? रिकवरी। अब इन तीनों को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है जी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं और कल जिस तरह हमने 1 बाय 1 जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको यूज करते हुए हम उस फॉर्मेट को फुल करेंगे।
फॉर्मेट को फिल करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी। तो अब हम कॉस्ट टू गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं ताकि उसमें हम जो वैल्यूज पुट करें और मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आप फॉर्मेट बनाए सब कुछ आता है। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेरे साथ साथ बनाए फॉर्मेट, जैसे मैं कंप्लीट करूँ आप भी कंप्लीट कर लें। Cost of goods manufactured and sold statement. कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। तो यकम जनवरी यहाँ पर ओपनिंग है, 26 फरवरी एंडिंग है। जब आग लगी वही हमारा क्लोजिंग टाइम है जी। तो इसी की हमने एंडिंग इन्वेंटरी फाइंड आउट करनी है जी। फॉर्मेट वही है जो आपको टेस्ट में भी दिया था, आप बनाते भी रहे बार बार। जल्दी से स्पीड से फॉर्मेट बनाएंगे तो कैसे समझेंगे फिर आप। ये ना मैं कैसे समझा रहा हूँ बाद में आप फॉर्मेट बना रहे हो। पैसा हमने सारा पढ़ा है जी। यहाँ पर ओपनिंग मटेरियल सबसे पहले लिखना जी। मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग की तारीख क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री है जी 1 जनवरी। इसमें ऐड कर दें परचेजेस। आता है मटेरियल ओपनिंग में परचेजेस ऐड करें तो क्या आता है आपके पास? शाबाश, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से आप लेस कर दें मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग है आपके पास 26 फरवरी। एंडिंग मटेरियल माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? डायरेक्ट मटेरियल यूज। डायरेक्ट मटेरियल यूज में बेटा डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं जी हम। ऐड डायरेक्ट लेबर। तो आपके पास आ जाएगी बेटा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं जी हम। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करें तो आपके पास आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये बेटा करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आप ऐड करें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करेंगे तो आएगी कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर cost of goods available for manufacturing। cost of goods available for manufacturing में से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस करें। एंडिंग के साथ क्या डेट लिखेंगे बेटा? वेरी गुड, 26 फरवरी। 26 फरवरी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है, माइनस करें शाबाश। तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद आप फिनिश गुड ओपनिंग ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड करेंगे फिनिश गुड ओपनिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
वही बात है, ये भी क्वेश्चन आप समझेंगे ना, तो ये नहीं हो सकता कि आप अभी समझे और आप मेरे पास आप जब मर्जी हमसे करवा ले तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। ये एक एक क्वेश्चन 3-3 4-4 दफ़ा प्रैक्टिस की होनी है तो पेपर में अटेम्प्ट होना है आपसे। अभी क्लास में देखिए आप नोट कर रहे हैं, घर के लिए भी मैं यही क्वेश्चन आपको दोबारा दूंगा, घर आगे से दोबारा करें, कॉलेज में मिड टर्म होंगे दोबारा इसकी प्रिपरेशन करें, आप फाइनल टर्म में दोबारा तैयारी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। तो इस गलत फहमी में ना कि हमने एक बार समझ लिया, अब एंड पे जाके करेंगे या हम पेपरों के पास जाके इसको याद करेंगे, इसको करना शुरू करेंगे, तो फिर नहीं होना पेपर में क्वेश्चन ये वाला। ये इस किस्म के क्वेश्चन है कि आपको बार बार करने पड़ेंगे, फिर याद रहने आपको। अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने फॉर्मेट बना लिया, अब समझे जरा ध्यान से शाबाश। इस किस्म के जो क्वेश्चन है जिसमें सारा डेटा गिवन नहीं होता, मिसिंग फिगर्स होती हैं, इनको करने का तरीका ये है बेटा कि सबसे पहले आपने फॉर्मेट बना लेना है। सुनने मेरी बात छोड़ देते आप, अब समझे ध्यान से। सबसे पहले आपने फॉर्मेट बना लिया, दूसरा काम क्या करना है? जो डेटा आपको डायरेक्टली गिवन है उसे पहले फिट करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 देखिए, सबसे पहले आपको क्या गिवन है? प्राइम कॉस्ट, ये डायरेक्ट नहीं ना गिवन, आप इसकी अमाउंट ही नहीं पता हमें, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं गिवन आपको, फैक्ट्री वैल्यू के बारे में भी डायरेक्ट नहीं गिवन, परचेज ऑफ मटीरियल डायरेक्ट गिवन है आपको। जो डेटा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरली गिवन है उसे आप यहाँ पर पहले फीड करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है जी परचेज ऑफ मटीरियल 1,87,000, परचेज ऑफ मटीरियल लिखेंगे 1,87,000। जो डेटा गिवन है उसको पहले लिखेंगे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है आपको। उसके बाद देखिए शाबाश, डायरेक्ट लेबर गिवन है 1,32,000, डायरेक्ट लेबर लिखते हैं। बेटा उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 5,60,000, ये देखिए यहाँ पर 5,60,000। जो डेटा गिवन है उसको वहाँ पर फीड करते जाएं, फिट करते जाएं। उसके बाद आगे चले शाबाश, तो आपके पास ओपनिंग गिवन है, ओपनिंग मटीरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ओपनिंग फिनिश गुड्स। ये इन तीनों क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, 18, 19 और 20। मटीरियल ओपनिंग गिवन है 35,000, देन वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग गिवन है 20,000, देन फिनिश गुड्स ओपनिंग है आपके पास 40,000, फिनिश गुड्स ओपनिंग 40,000। ये दूसरा काम आपने करना है। पहला काम क्या कर दिया आपने? फॉर्मेट बना दिया। दूसरा काम, जो डेटा आपको डायरेक्टली गिवन था उसको आपने फीड करना है। तीसरा काम, ये डेटा लिखने के बाद जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है, वो करें। जैसा कि ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ऐड करें शाबाश, जल्दी बताएं, जल्दी शाबाश, टाइम शॉर्ट है, जितना सॉल्व हो सकता है वो सॉल्व करें शाबाश। 2,32,000, 22,000, 2,22,000 रुपया ये ऐड करके आ गया आपके पास। उसके बाद आपने यहाँ से एंडिंग मटेरियल माइनस करना था, लेकिन एंडिंग मटेरियल है ही नहीं आपके पास। यहाँ से आप आगे मूव हुए तो देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही। यहाँ पर आ जाए, कोई कैलकुलेशन हो रही है भला? यहाँ पर कैलकुलेशन हो सकती है, यहाँ से आप रिवर्स आ सकते हैं ना, यहाँ पर रिवर्स आप आ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ सकती है आपके पास, किस तरह याद है? मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पर एक ऐसी अमाउंट लिखें जिसमें 40,000 ऐड हो तो 5,60,000 आ जाए। शाबाश, 5,20,000। लेकिन ना यहाँ पर एक ऐसी अमाउंट होनी चाहिए जिसमें 40,000 ऐड करें तो 5,60,000 आ जाए ना। इसको माइनस करके चेक कर लें आप, 560 में से 40 माइनस करके चेक कर लें कितना आ गया, 520 आ गया। ये रिवर्स कैलकुलेशन 2-3 क्वेश्चन में से पहले की हुई है हमने। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर 520 होगा उसमें 40 ऐड करेंगे तो 560 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये अगर इस तरह आसान फिगर है तो आप दुकानी भी सोच सकते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई 5,20,000। पूरी कोशिश आपने करनी है जिस हद तक कैलकुलेशन कर सके उस हद तक कैलकुलेशन करनी है हमने। ये तीसरा स्टेप है उनको करने का। पहला स्टेप क्या था? फॉर्मेट बनाएं। दूसरा स्टेप, जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे फीड
फीड करते हैं आप। उसको फीड करने के बाद तीसरा स्टेप ये है, जितनी कैलकुलेशन हो सकती है वो कैलकुलेशन कर लें आप। ये दोनों ऐड हो सकते थे, हमने ऐड कर दिया। इसको माइनस करना था, ये फिगर हमारे पास थी नहीं, उनमें से कोई भी प्लस माइनस नहीं हो रहा था। ये रिवर्स कैलकुलेट हो सकता था कि यहाँ पर 560 आ रहा है तो किसी अमाउंट में 40,000 ऐड करें तो 560 आए। हमने इन दोनों को माइनस करके चेक कर दिया, ये 520 आ रहा था। अब यहाँ पर फिर हम स्टक हो गए ना, कोई फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। अब इस क्वेश्चन को करने का चौथा स्टेप ये है, वो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है ना आपको, उसे वन बाय वन सॉल्व करना शुरू करें। जितनी भी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है उनको वन बाय वन सॉल्व करना शुरू करें। शाबाश। सबसे पहले इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट कौन सी बता? शाबाश। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू सब्जी से वन बाय वन सॉल्व करेंगे, देखें ऑटोमेटिकली सब कुछ फाइंड आउट होता जाएगा। लेकिन तरतीब से करना है और जो मैंने तरीका बताया उस तरह करना है। अगर आपने ये कैलकुलेशन ना की होगी तो ये क्वेश्चन आगे भी सॉल्व नहीं होना। अगर आप कहने की मैं एंड पे सारी कैलकुलेशन हम इकट्ठी करेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होने वाला। ये पहले फॉर्मेट बनाएं, जो डेटा डायरेक्टली गिवन है उसे फीड करें, फिर जितनी कैलकुलेशन हो सकती है वो कैलकुलेशन करें। अब आप आएंगे इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन पर। प्राइम कॉस्ट किसके इक्वल दी हुई है? 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। नहीं, ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें फाइंड आउट होना शुरू हो जाएंगी। प्राइम कॉस्ट तो हमारे पास नहीं है ना, प्राइम कॉस्ट नहीं है। 60% का मतलब है 60/100 और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड अभी हमने फाइंड आउट किए थे 5,20,000। अगर ये हमने कैलकुलेशन ना की होती, अगर तीसरे स्टेप में जो मैंने तरीका बताया था वो ना किया होगा तो आपके पास कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ना आती। तो जो मैंने तरीका बताया चौथे स्टेप पर हम आ चुके हैं। पहला स्टेप है फॉर्मेट बनाएं, दूसरा स्टेप जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन केवल उसे फीड करें, तीसरा स्टेप जिस हद तक कैलकुलेशन हो सकती है उस डेटा की प्लस माइनस हो सकता है वो करें, फिर आए इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन पर। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ चुकी हुई है 5,20,000। इस 5,20,000 का 60% लेंगी 3,12,000। 3,12,000 आपके पास क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट। अच्छा, ये फोर्थ स्टेप है ना। फोर्थ स्टेप में आपने इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को आप यूज कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही कुछ भी कैलकुलेट होगा ना उसे फौरन फॉर्मेट में फिट कर देना है आप। तरतीब के साथ 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 करते जाना है। जैसे ही कुछ फाइंड आउट होगा उसे फॉर्मेट में लिख देना आपने। जैसा आपके पास प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट हो गई है, देखें कितनी आ गई है, इसे पुट कर दिया ना आपने। इधर व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपने इसे पुट किया अब आपने देखा कि मजीद कैलकुलेशन हो सकती है, उसे कर लेना है आपके साथ ही। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसी अमाउंट लिखनी है, रिवर्स चले ना। लेकिन अंडर सुन नहीं, यहाँ इसका तो यहाँ पे एक अमाउंट होगी, उसमें 1,32,000 ऐड हो रहा है ना। एक अमाउंट है उसमें 1,32,000 ऐड हो रहा है तो 3,12,000 आ रहा है। इसको माइनस करके क्या करते हैं आप? 1,80,000। 1,80,000 ये आपने रिवर्स कैलकुलेट करके तो आपने देखा कि यहाँ पर एक ऐसी अमाउंट होनी चाहिए जिसमें 1,32,000 ऐड करेंगे तो 3,12,000 आना चाहिए। तो आपने माइनस करके चेक किया, इसका डिफरेंस आ था 180। अब चेक कर लेना 180 में 132 ऐड करें तो 312 आ जाए। मजीद रिवर्स जा सकते हैं आप। जैसे जैसे इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट होगी उसे पुट करना है और मजीद कैलकुलेशन आपकी होती जाएगी। 2,22,000 में से कोई अमाउंट माइनस होनी है तो 180 आना है। आप जुबानी सोचे 2,22,000 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 180 रह जाएगा? 42,000। अदरवाइज आप इन दोनों का डिफरेंस लेके चेक कर लें। तो ये 42,000 आपके क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट सॉल्व हो गई है। आपके क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट सॉल्व भी हो गई है। क्या फाइंड आउट हो गया था? 26 ऑफ फरवरी का मटेरियल फाइंड आउट हो गया है। क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट थी ना। ये मटेरियल वो है जो जल चुका था। हमने सीडीएस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए या कंपनी का इस्तेमाल करते हुए एस्टिमेट करके बता दिया कि एंडिंग मटेरियल 26 फरवरी का 42,000 रुपीज़ का था। कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं समझ नहीं आई, कोई ऐसा कुछ साइंस है इसमें। 2,22,000 में से क्या माइनस करोगे? 180 आ जाए। मैं आपके सामने नहीं लिखता हूँ, देखिएगा शाबाश।
7 में से क्या माइनस करोगे 2 आ जाए ला दी ना भाई बाबा ये छोटी अमाउंट थी। यहाँ पर 2,22,000 में से क्या माइनस करेंगे ये आ जाए 42,000। अगर आप ऐसे करते हैं ये तो जुबानी बता दिया था ना, आपने छोटी अमाउंट थी। अदरवाइज 7 और 2 का क्या ले लें, डिफरेंस ले लें, 5 आता है। ये 7 और 2 में क्या फर्क है, 5 का फर्क है। इस तरह ये हमने फाइंड आउट किया। कोई इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है कि आप करिए कैसे हमने कर दिया एक्टिव हो बैठे टेक हटा के ये परेशानियां कर जाके कीजिएगा जी। अब हमने मजीद कैलकुलेशन करने की कोशिश की, नहीं कैलकुलेट हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब दोबारा इंडायरेक्ट इंफॉर्मेशन पर आ जाए। दोबारा जो इंडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है आप दोबारा दूसरी वाले को पकड़ लेते हैं। नहीं आपको क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 40% ऑफ नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 40% ऑफ नेट सेल्स। इसे भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसकी वजह से हमारी क्या हेल्प हो सकती है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं जी आप 40% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, देखें क्वेश्चन में नेट सेल्स गिवन है, कितनी है 8,50,000 की बेटा इसका 40% है 3 लाख। देख लें अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गई है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पर यूज ही नहीं हो रही कहीं पर। ये तो सीजीएस का फॉर्मेट है ना बेटा, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखें, समझें। ये समझदारी आपने दिखानी कि कब समझना है कब लिखना है। ये आपने विजडम दिखाना है भाई हमने कब समझना है कब नोट करना है। ये ना मैं समझाने वाली चीज समझा रहा हूँ तो आप नोट कर रहे हो। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गई 3,40,000। भाई मेरे माइंड में इसका सोल्यूशन क्यों चल रहा है, मैंने इसकी प्रैक्टिस बड़ी दफा की हुई है ना। अब आप कहेंगे हम आज ही समझे और आज ही हमसे जैसा मर्जी क्वेश्चन करवा लें, तो ऐसा नहीं होना। ये अभी क्लास में भी बैठ के करना पड़ेगा, घर जाके फिर करना पड़ेगा, फिर की तैयारी में फिर करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके तैयारी होनी है। अब मेरे माइंड में ये चल रहा है भाई ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गई है, ग्रॉस प्रॉफिट तो इस फॉर्मेट में है ही नहीं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सेल्स भी हो तो सीजीएस फाइंड हो सकता है। सीजीएस तो इस फॉर्मेट का हिस्सा है ना, समझने बात। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इस रिलेशनशिप का पता है सबको, पता जरूरी नहीं सब जैसी के, बस नहीं समझ आई तो पूछ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं। आप इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखते रहे, सेल्स लेस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स लेस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। वहां से आपने क्या फाइंड आउट करना है, सीजीएस को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे ले जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल में से माइनस कर दें आप। अब इस पैसे में सेल्स भी है आपके पास 8,50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया 3,40,000, तो ये आपके पास सीजीएस आ जाएगी 5 लाख। जैसे ही कुछ फाइंड आउट करेंगे फौरन इक्वेशन में पुट कर लें आप फॉर्मेट में। कुछ भी फाइंड आउट होगा बेटा, कुछ भी फाइंड आउट होगा क्या करें, सीजीएस को आपने पुट कर लें। कितना आ गया 5,10,000। अब देखें जरा, जैसे ही आपने फाइंड आउट किया मजीद देख लें क्या कैलकुलेशन हो सकती है। अब आपके सामने लिखा हुआ है 5,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स माइनस करें तो 5,10,000 आना चाहिए। जुबानी बता दिया, अदरवाइज आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इन दोनों का क्या ले लें, डिफरेंस ले लें, पता चल जाएगा कि 5,60,000 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 5,10,000 रह जाए। क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट भी सॉल्व हो गई है। 26 फरवरी की फिनिश गुड्स भी आ गई हैं आपके पास। 26 फरवरी को आग लगी थी, 3 चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी ना। एंडिंग मटेरियल भी आपने फाइंड आउट कर दिया और एंडिंग फिनिश गुड भी फाइंड आउट हो गई है। अभी क्वेश्चन में बाकी चीजें फाइंड आउट होना बाकी है, लेकिन फिलहाल
आपने दो चीजें फाइंड आउट कर ली है। अब मजीद क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ाना है? क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ाना है? मजीद देखिए, इंटरनेट इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, क्या लिखा हुआ है देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है देखिए, ध्यान से बुक पे देखिए, शाबाश। सब कुछ छोड़ के ना, सब कुछ छोड़ के ध्यान से समझे, शाबाश। क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू, सब कुछ छोड़ के ध्यान से समझे, शाबाश। फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 2/3 ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, अब आप अपेरेंटली देखें ना, तो ना हमारे पास क्वेश्चन एफओएच है ना कन्वर्जन कॉस्ट। हमने इसे एक्सपेंड करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 2/3। कन्वर्जन कॉस्ट किसके इक्वल है? वेरी गुड, शाबाश। कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट की जगह पर हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसे ही फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, ये अब 2/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। FOH इज इक्वल टू 2/3 डायरेक्ट लेबर प्लस 2/3 फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर है, देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर की अमाउंट गिवन है। क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर की अमाउंट गिवन है 1,32,000। अगर डायरेक्ट लेबर की अमाउंट गिवन है तो इसका मतलब हम FOH फाइंड आउट कर सकते हैं ना। फिर FOH वाली सारी फिगर एक साइड पर ले, फैक्ट्री ओवरहेड माइनस 2/3 फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 2/3 डायरेक्ट लेबर। FOH वाला इक्वेशन का हिस्सा उठाकर लेफ्ट साइड पे ले आए। यहाँ पर FOH ऑलरेडी थी, यहाँ आगे माइनस 2/3 FOH, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 2/3 डायरेक्ट लेबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर FOH अगर कॉमन ले लें हम तो क्या आएगा? 1 माइनस, वेरी गुड। इसमें भी FOH है, इसमें भी FOH है, हमने FOH कॉमन ले ली, FOH कॉमन ले ली, यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ से FOH कॉमन ले ली तो क्या बचा 2/3 इज इक्वल टू 2/3 डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी है? 1,32,000। 1,32,000 का 2/3 ले, शाबाश। अब इसको सॉल्व करें जरा, शाबाश। इसका एलसीएम ले लें। अगर दो अमाउंट हो तो 3 1 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1/3 FOH। अच्छा, वैसे भी मैं आपको बताऊँ, इधर देखिए वाइट बोर्ड के साथ ये शॉर्टकट देखिए, मैथ तो आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। अच्छा, 1 बड़ी अमाउंट है, ये 2/3 बड़ी अमाउंट है। 1 में से 2/3 माइनस करना है। 1 में से 2/3 देखिए जरा, 3 का मतलब टोटल। जैसे आप मार्क्स आए ना, आपको लिखते हैं टोटल मार्क्स, ऊपर लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स। तो 3 में से 2 नंबर का मतलब है बाकी कितने बचे? 1। तो 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा?
1/3 भाई 3 में से 2 तो मास आ गए ना, बाकी कितने बचे? 3 में से 1 बच गया ना। अच्छा इसका वो तरीका भी देखें जब एलसीएम लेते होते हैं। 1 3 are 3 माइनस 1/3 ऐसे भी आ जाता है। शॉर्टकट इसका ये देखें, आपने ऑलरेडी आपको पता भी होगा, कोई बच्चे हंस भी जाओगे, हमें ऑलरेडी पता है ना। 3 1 are 3 माइनस 2, तो ये 1/3 आ गया। इस तरह आप FOH फाइंड आउट कर सकते हैं। FOH यहाँ पर ये 1/3 1 डिवाइडेड बाई 3 है। जब ये इक्वल साइन के राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 88,000 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस तरह आपके पास बेटा फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, आप देखिएगा ये सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 2,64,000। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करें तो आपके पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आएगी बेटा? 5,76,000। 5,76,000 में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर दें 30,000 आ गया 5,96,000। अब बताएंगे शाबाश, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग में से एंडिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस करना है तो 5,20,000 आना चाहिए। आप इन दोनों का डिफरेंस लेके चेक कर दें कि 5,96,000 में से क्या माइनस करेंगे 5,20,000 आए 76,000। तो ये आखिरी मिसिंग फिगर थी आपके पास। क्वेश्चन में 3 रिक्वायरमेंट थी आपकी। आपने मटेरियल एंडिंग फाइंड आउट करना था, 26 फरवरी का वो कर दिया आपने। आपने वर्किंग प्रोसेस एंडिंग फाइंड आउट करनी थी, जो गलती थी वो फाइंड आउट कर दिया आपने। और आपके पास एंडिंग फिनिश गुड्स था जो आपने फाइंड आउट करना था 26 फरवरी का। सही हो गया? इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन करने बैठेंगे ना कि हम पहले फॉर्मेट बना लें या पहले सारी वर्किंग कर लें तो क्वेश्चन नहीं होने लगा। अगर आपने ये स्टेप जो मैंने बताया ये फॉलो ना किए तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होना। सिर्फ फॉर्मेट बना लें या पहले सारी कैलकुलेशन कर लें, पहले सारी कैलकुलेशन करने से भी क्वेश्चन नहीं होना। लेकिन अगर पहले सारी कैलकुलेशन आपने करनी हुई तो आपके पास तो यही इक्वेशन सॉल्व नहीं होनी, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट फैक्टर तो है ही नहीं है। वो तो फॉर्मेट बनाया होगा, उसमें डेटा फीड किया होगा तो कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट फैक्टर आएगी ना आपके पास 5,20,000। मैंने तरीका बताया, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएं, डाटा पुट करें, कितनी कैलकुलेशन हो सकती है वो करें, फिर फोर्थ नंबर पे जाके जो इंटरनेट इन्फॉर्मेशन है उसे सॉल्व करना शुरू करें। जैसे ही कुछ भी सॉल्व होता है उसे फोर्थ आप पुट करते हैं। कर लो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन होना है। इस क्वेश्चन को हर जाके दोबारा करें। दोबारा करने के बाद अगर आपके पास टाइम है, आपको शौक है भाई आप खुद लर्न करें, तो आप क्वेश्चन नंबर 20 की प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना क्वेश्चन, कम से कम आपको पता चलेगा जब मैं 20 में क्वेश्चन